नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय और आज के इन डेप्थ कार्यक्रम में बात करेंगे संविधि बनाम पर्सनल लॉ, यानी कि देश का कानून बढ़ा कि पर्सनल लॉ बढ़े। ये प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अभी हालिया विवाद को समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों ये महत्वपूर्ण प्रश्न उठा और ये शायद एक ऐसा सवाल है जो इस देश को यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ भी लेकर के जा सकता है। तो विवाद क्या है उसको समझेंगे और इससे जुड़े अन्य कानूनी और तकनीकी पहलू क्या हैं, आपकी परीक्षा के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, उन बातों को समझने का हम प्रयास करेंगे। आज हम खबर देखेंगे और जानेंगे कि विवाद क्या है। क्या पर्सनल लॉ को लेकर के जो अभी विवाद हालिया सामने आया है वो क्या है, एनसीपीसीआर ने इसे चुनौती क्यों दी है, जो विवाद हुआ है उसमें एनसीपीसीआर की भूमिका क्या है और दरअसल एनसीपीसीआर अपने आप में क्या है। भारत में शादी की उम्र कैसे तय होगी और कानून के तहत शादी कब वैध है कब अवैध है और शादी कैसे हो सकती है, इस बात को जानेंगे। इसके अलावा एनसीपीसीआर, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये क्या है और इसके अन्य तकनीकी पहलुओं के बारे में जानेंगे और भारत में शादी या पर्सनल लॉ से जुड़े ऐसे अन्य केस देखेंगे, ऐसे लैंडमार्क केसेस को देखेंगे जो आपको अपनी तैयारी के लिहाज से बहुत अहम साबित हो सकते हैं। उसके बाद एक प्रश्न, लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 22 से 25 अक्टूबर यानी कि दिवाली तक ये ऑफर आपके लिए आया हुआ है। आप दृष्टि आईएएस के सभी पेन ड्राइव और ऑनलाइन कोर्सेज खरीद सकते हैं। उसमें आपको अतिरिक्त 20% की छूट यहां मिलेगी। 25 अक्टूबर तक आप ये सारे कोर्सेज खरीद सकते हैं, ऑनलाइन और पेन ड्राइव कोर्सेज। अब आते हैं अपनी आज की खबर पर। सुप्रीम कोर्ट में एक विवाद गया है, एक विवाद जो जुड़ा हुआ है पर्सनल लॉ से और संविधि से। तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि पर्सनल लॉ हावी होंगे किसी मामले में या भारत का स्टैट्यूट यानी कि संविधि लागू होगी। तो विवाद क्या है, देखिए। विवाद है कि हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के सामने एक केस गया। केस में ऐसा हुआ कि एक माइनर महिला थी, लड़की थी, 17 साल की वो थी और 21 वर्षीय पुरुष से उन्होंने शादी की। उन्होंने शादी परिवार के सभी सदस्यों की नाराजगी के साथ की और वो कोर्ट इस मकसद से गए कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। जब वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने पाया कि लड़की यानी कि जो महिला है वो माइनर है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उनको सुरक्षा प्रदान की। इसके अलावा उनकी शादी को वैध ठहराने के साथ साथ उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की गई और ये शादी वैध अपने आप में मान ली गई और अनुमति नाबालिग लड़की से शादी करने की हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने दे दी। एक माइनर है और एक माइनर नहीं है, एक बालिग है एक नाबालिग है। लेकिन एनसीपीसीआर जो है, एनसीपीसीआर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बाल अधिकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये है, इसने इस फैसले को चुनौती दी, ये कहते हुए कि पर्सनल लॉ कैसे किसी देश की संविधि के ऊपर हावी हो सकता है या उसको ओवरराइड कर सकता है। क्योंकि आपने यानी कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने यहां पर जो किया वो उल्लंघन है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का, यानी कि एक फैसला हाईकोर्ट का देश के कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया गया है और उससे चुनौती दी गई है एनसीपीसीआर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अब सुप्रीम कोर्ट को यह डिसाइड करना है कि कौन सा कानून किसके ऊपर ओवरराइड करेगा। तो इसके लिए न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने खंडपीठ गठित की और उसमें राजशेखर राव, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है आपके लिए इस लिहाज से कि हो सकता है कि जो ये फैसला दे वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाए परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए ये लोग बहुत अहम हो जाते हैं और राजशेखर राव को न्यायमित्र नियुक्त किया गया है। और एनसीपीसीआर की ओर से, जैसा कि आप जानते हैं, एक सरकारी आयोग है, तो सरकारी आयोग की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो है भारत के, तुषार मेहता, वो इसमें उपस्थित होंगे और उन्होंने कहा है कि ये बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बहुत सारे राजनीतिक पहलू भी हैं, इसके अलावा जो अकादमिक इसके पहलू हैं हम सिर्फ उन पर गौर करेंगे और उन्हीं पर बात करेंगे। तुषार मेहता जो है सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा है कि इस पर कोई टिप्पणियां न की जाएं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, या जो असंवेदनशील टिप्पणियां हैं उनसे बचा जाए। तो ये जो फैसला था 16 साल की एक महिला और 21 साल के पुरुष का, जैसा मैंने आपको कहा कि परिवार ने विरोध किया, उन्होंने सुरक्षा मांगी, कोर्ट ने दे दी और अब सुप्रीम कोर्ट में एक पीठ गठित की गई है जिसके बाद उन्हें सुरक्षा मिली है, हाईकोर्ट से सुरक्षा मिली है और उनके फैसले को चुनौती भी दी गई है। हाईकोर्ट का कहना था कि अगर मान लीजिए कि पर्सनल लॉ में ऐसा है
और आगे हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट ने किस किताब का, किस अनुच्छेद का और किस विद्वान को कोट करते हुए इसे सही ठहराया है। लेकिन जो हाईकोर्ट का कहना है, उन्होंने कहा कि बेशक अगर आप नाबालिग हैं तो क्या हुआ, आपके मौलिक अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता। और पर्सनल लॉ में अगर ये बात जस्टिफाइड है कि आप शादी कर सकते हैं अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से, तो हाईकोर्ट उसे उचित मानता है। हम आगे देखेंगे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर इसे अनुचित माना गया, उचित माना गया, कभी पर्सनल लॉ को तरजीह दी गई, कभी देश की संविधि को तरजीह दी गई। लेकिन इस फैसले में माफ कीजिए, हाईकोर्ट का मानना था कि मौलिक अधिकार किसी का नहीं छीनना चाहिए, अगर पर्सनल लॉ में है तो उसे हम लागू करेंगे। ये जो वैधता का सवाल है, ये कहां से उठता है? दरअसल जो विवाह की कानूनी उम्र है भारत में, वो 18 से 21 वर्ष है, ठीक। लेकिन कई पर्सनल लॉ ऐसे हैं जिसमें ये उम्र 18 नहीं बल्कि उससे कम है। कई में यौवन के आरंभ को एक एम्बिगुअस टर्म दे दिया गया है, यौवन का आरंभ, उसको अमूमन 15 से 16 वर्ष माना जाता है पर्सनल लॉ के मुताबिक। इस वर्ष में आप शादी कर सकते हैं। क्रिश्चियन लॉ में ये सेम है, आप 18 में ही शादी करेंगे और उसके लिए स्पेसिफिक स्पेशल मैरिज एक्ट भी बनाया गया है उसके हिसाब से। लेकिन जो ये 18 से 21 साल कानूनी रूप से तय किया गया है, और जो पर्सनल लॉ है, अगर वो कम उम्र में शादी करते हैं तो ये बाल विवाह की जो प्रतिबंधित प्रथा है भारत में, उसका उल्लंघन करती है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है 2006 का, उसका उल्लंघन करती है। और ये कन्फ्लिक्ट दरअसल कई सालों से चल रहा है कि कौन सा किसके ऊपर ओवरराइड करेगा, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब फाइनली ये केस सुप्रीम कोर्ट में है और देखेंगे, इसका फैसला बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो जैसा मैंने आपको कहा, सभी समुदायों में एक जैसा नहीं है। और जो जस्टिस JS बेदी हैं, हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जस्टिस JS बेदी हैं, उन्होंने पर्सनल लॉ के तहत इस शादी को, जो उदाहरण मैंने आपको दिया शुरुआत में, उस शादी को वैध ठहराया। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ, ये एक बुक है, सर दीन शाह फरदुंजी मुल्ला ने इसे लिखा है, और इसका आर्टिकल 195 ये कहता है, जब आप अपना यौवन अटेन कर लेते हैं, व्हेन यू अटेन योर प्यूबर्टी, यू कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विद एन अडल्ट, ठीक। यानी कि जब आप बालिग नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप यौवन के आरंभ में आ चुके हैं, तो आपको शादी के बंधन में बंधाना कोई अवैध नहीं है, ये कहा उन्होंने। लेकिन NCPCR का अपना तर्क है, उनका कहना है कि बाल विवाह की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर्सनल लॉ में जो कहा जाए, आप यौवन अटेन कर चुके हो नहीं कर चुके हो, लेकिन बाल विवाह कहीं से मान्य नहीं है और उसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। अब इस बात को लेकर कन्फ्लिक्ट है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, क्योंकि उसमें शादी की उम्र क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए 18 और 21 वर्ष तय की गई है। भारत में जो शादी की प्रथाएं हैं, वो कैसे गवर्न होती हैं, उनकी उम्र कैसे तय की जाती है अलग अलग समाजों के लिए। आप जानते हैं, बहुत सारे समाज इस देश में रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, समुदायों के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियां भारत में बसती हैं। तो उनकी उम्र कैसे तय की जाए? क्या सभी के लिए एक जैसी उम्र तय करना जायज है? क्या ऐसा किया जा सकता है और भारत में कैसे होता है, ये देखते हैं। तो एक तो सामाजिक प्रथाएं हैं, सबसे बड़ा जो कानून अक्सर हम देखते हैं वो सामाजिक प्रथाओं के आधार पर ही तय किए जाते थे उस वक्त जब ये तय किए गए। और पर्सनल लॉ, जिन्हें डिवाइन लॉज भी कहा जाता है, तो डिवाइन लॉज या पर्सनल लॉज अलग भाषा बोलते हैं बजाय के सामाजिक प्रथाओं के। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तय किया गया है, जिसकी धारा 5(3) है, जिसमें आयु का निर्धारण हुआ है कि पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष इसे तय किया गया है। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में साफ साफ लिख दिया गया है कि आपकी उम्र ये होगी तभी आप शादी कर सकते हैं और वो वैध उसे कोर्ट में माना जाएगा। इसके अलावा जो क्रिश्चियन समाज है, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 और स्पेशल मैरिज एक्ट यानी कि विशेष विवाह अधिनियम में ईसाइयों के लिए भी यही उम्र तय की गई है और इसे ही वैध माना गया है। लेकिन जो डिवाइन लॉज हैं, जो पर्सनल लॉज हैं, उनमें ऐसा नहीं माना गया है। जो मुस्लिम्स हैं भारत के, उनके लिए यौवन के आरंभ यानी कि स्टार्टिंग ऑफ योर प्यूबर्टी, इसे आमतौर पर 15 और 16 वर्ष माना जा सकता है, 15 या 16 साल, और जनरली लोअर एज को कंसिडर किया जाता है, यानी कि आप 15 साल में शादी कर सकते हैं महिला हैं तो। लेकिन अब जो कन्फ्लिक्ट है वो इसका बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के साथ है। अब जैसे जैसे कन्फ्लिक्ट में आएंगे तो आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सा कानून किसके ऊपर ओवरराइड करेगा और कौन किसके ऊपर हावी होगा और देश में कौन सा कानून चलेगा। इसके अलावा जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
करता है जो अधिनियम, यानी कि जिसको पॉक्सो बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2012 जो है, तो ऐसा माना जाता है कि इस एक्ट के अंतर्गत भी इस ऐसे मामलों में जब बाल विवाह होता है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि आप किसी बच्चे के साथ ही अपराध कर रहे हैं, उसको इतनी समझ नहीं है शायद जो आप उसके साथ अपराध करने निकल पड़े हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक फैसलों में यह कहा है कि अगर आप किसी नाबालिग के साथ शादी करते हैं तो उसके साथ बनाए गए शारीरिक संबंधों को मैरिटल रेप में काउंट किया जा सकता है, जबकि एक अडल्ट के साथ ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे इसमें कन्फ्लिक्ट्स हैं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट उनका जवाब देगा। और जो नाबालिग विवाह को अवैध भी करार दिया जा सकता है और जबरन ऐसा कार्य जो करता है उसको दंड भी दिया जा सकता है सीआरपीसी के अंतर्गत। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच एक विसंगति है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि कौन किसको ओवरराइड करेगा। ये दरअसल प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के सामने। हम एनसीपीसीआर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये क्या है। तो एनसीपीसीआर, जैसा मैंने आपको कहा, यह है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि बाल संरक्षण के लिए ये एक आयोग है, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए आयोग है। 2005 का एक अधिनियम था, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, उसके तहत मार्च 2007 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था। ये प्रशासनिक इसका नियंत्रण है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास। इसमें कहा गया है कि 0 यानी कि बचपन से, जब आप पैदा होते हैं तब से 18 वर्ष के व्यक्ति जो हैं, जो बच्चे हैं, जो हैं वो बच्चे की परिभाषा में आते हैं। यानी कि जो कानून बच्चों के लिए तय किए गए हैं उसमें बच्चों की परिभाषा जो है वो ये है कि आप 0 से 18 वर्ष के हों तो आप बच्चे हैं। इसके अलावा इस आयोग का काम ये सुनिश्चित करना है कि जो भारत के कानून है, जो भारत का प्रशासनिक तंत्र है बच्चों के लिए, और जितने भी प्रकार के प्रक्रम भारत करता है बच्चों के लिए, उनसे मान लीजिए कोई नीतियां बनाता है, कार्यक्रम बनाता है, या किसी प्रकार का प्रशासनिक प्रबंध भारत सरकार करती है, तो वो इंटरनेशनल लॉस और इंटरनेशनल कन्वेंशंस के साथ साम्य में होने चाहिए। यानी कि उनको किसी प्रकार का उनमें विसंगति नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और भारत के कानूनों में ये तय करता है एनसीपीसीआर, ये इसी का काम है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये कानून का उल्लंघन जहां जहां होता है, जैसे अभी हुआ बाल विवाह जो रोकथाम अधिनियम है उसका उल्लंघन हुआ, या पॉक्सो एक्ट का जो उल्लंघन हुआ, उस प्रकार के जो उल्लंघन है उनकी जांच करता है और शिकायतें लेता है। इसके अलावा अगर इनको संदेह होता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है, तो ये उस व्यक्ति को बुला सकते हैं और सबूत मांग सकते हैं कि बताइए आपने किया है कि नहीं किया है। मजिस्ट्रियल जांच कर सकते हैं और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर करने का अधिकार इस आयोग को है। मुकदमा चलाने के लिए, जैसे कोई अपराधी हैं, कोई संगीन अपराधी हैं, इस प्रकार के जो बहुत न्यूज में हैं, या उनको लगता है कि जो अहम मामले हैं उसमें ये अपराधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित सरकार तक से भी संपर्क कर सकते हैं। और जो प्रभावित व्यक्ति इसमें हैं, जो कोई नाबालिग हैं या अन्य प्रकार से प्रताड़ित कोई व्यक्ति हैं, तो उनको राहत दिलाने की सिफारिश भी कर सकता है ये आयोग। इसकी रचना कैसे होती है, कितने लोग इसमें काम करते हैं, आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अगर एनसीपीसीआर प्रश्न में है, खबरों में है, तो आपके लिए अहम हो जाता है कि आप इसकी संरचना जरूर देखें, इसके कार्य जरूर देखें, क्योंकि परीक्षा में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे भी आप माने तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं, और 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं होनी आवश्यक है। नियुक्तियां केंद्र सरकार के द्वारा की जाती हैं और 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष की जो उम्र है वो अधिकतम 65 वर्ष हो सकती है और सदस्यों के लिए इसे 60 वर्ष तय किया गया है। यानी कि अगर आप सदस्य नहीं बन सकते तो आप अध्यक्ष बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे केसेस की बात हम कर लेते हैं जहां पर्सनल लॉ और जो स्टैट्यूट है, देश की संविधि है, उसके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हुए और थोड़ा बहुत ही सही लेकिन एक लैंडमार्क क्रिएट करने की कोशिश की गई कि पर्सनल लॉ हावी होंगे या संविधि हावी होगी। तो ऐसा ही एक फैसला हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने फरवरी 2021 में दिया था। इसमें 36 वर्षीय एक पुरुष थे जिन्होंने 17 वर्षीय महिला से शादी कर ली थी और वो प्रोटेक्शन मांगने कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्शन दी, ये कहते हुए कि ये उनका मौलिक अधिकार है और उनको ऐसा करना जायज है। तो यहां क्या हुआ, यहां जो मुस्लिम लॉ है, ये जो दोनों व्यक्ति मैंने आपसे बात की, महिला और पुरुष जो थे, ये मुस्लिम थे, तो वहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रिवेल किया, जो कानून बनाए गए हैं चाइल्ड मैरिज एक्ट के और जो भारत का संविधि है उसके ऊपर। इसके अलावा
जो ट्रिपल तलाक है उसमें सायरा बानो आप जानते हैं 2019 का ये बहुत फेमस केस है, जहां पर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित किया था, असंवैधानिक घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि आप ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते, वो संविधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो वहां पर पर्सनल लॉ जो है वो देश की संविधि से कमतर साबित हुए, यानी कि संविधि प्रिवेल की पर्सनल लॉ के ऊपर। इसके अलावा केरला हाईकोर्ट का एक केस था जिसमें कोर्ट ने कहा कि चर्च तलाक और शादी की अनुमति दे सकता है, वो जायज है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर दूसरी शादी करनी है तो उसके लिए उसको कोर्ट से पहले मंजूरी आवश्यक है, यानी कि कानूनी मंजूरी आवश्यक है अपने तलाक की। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर पर्सनल लॉ प्रिवेल नहीं किया, यहां पर देश की संविधि या देश का स्टैट्यूट, देश का कानून ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। कर्नाटक और गुजरात उच्च न्यायालय के कई ऐसे फैसले हैं जहां व्यक्तिगत कानूनों को निरस्त कर दिया गया, व्यक्तिगत कानूनों को नहीं माना गया, उनके ऊपर जो देश की संविधि है उसको तरजीह दी गई और देश के कानूनों को माना गया। सबसे फेमस केस, अगर आपको इस केस को समझना है तो आपको डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ का केस जरूर जानना चाहिए, जिसे हम आमतौर पर सामान्य भाषा में शाहबानो केस के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना जरूर होगा इस केस के बारे में, अगर पढ़ा नहीं है तो डेनियल लतीफी वॉज काउंसिल ऑफ शाहबानो, शाहबानो की तरफ से ये केस लड़ रही थी। शाहबानो का केस आपको पता है कि क्या है, इसमें शाहबानो नाम की जो महिला हैं उनको तलाक दे दिया गया था और वो अपने गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट गई थी। जो इद्दत का पीरियड होता है 3 महीने का, इद्दत के पीरियड के बियॉन्ड कोर्ट ने कहा था कि आप उनको जीवन भत्ता यानी कि गुजारा भत्ता दीजिए। तो इस बात पर जब विरोध हुआ तो उस वक्त की जो राजनीतिक परिस्थितियां जिस प्रकार की थीं या जो उस वक्त की सरकार को उचित लगा उसके लिहाज से उन्होंने कानून बनाया और इस फैसले को बदला। ये फैसला जब बदला गया और एक्ट जो बनाया गया उसको डेनियल लतीफी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल, और क्या ये पर्सनल लॉ को या देश के कानून को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो उसमें कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस फैसले को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं। और ये कुछ केसेस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, अगर आप कोट करेंगे इनको अपने क्वेश्चंस में, आंसर्स में या अन्य किसी इंटरव्यू में तो आपको बहुत मदद हो सकती है। आप नोट ज़रूर करके रखें। हमारी चर्चा खत्म होती है, अब हम आज का प्रश्न देखेंगे और प्रश्न आप जो आज हमारी चर्चा रही उससे कुछ बिंदु उठाकर और अपनी रिसर्च करके या जिस भी प्रकार आपको तर्क संगत लगे उसके लिहाज से इसकी प्रैक्टिस करें। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रभावी रहते हुए पर्सनल लॉ में नाबालिग विवाह की तर्क संगतता पर विचार करें। क्या जब बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है देश में तो क्या पर्सनल लॉ में नाबालिग विवाह को तरजीह देना या उसे अलाउ करना क्या सही है? आप इस पर अपना आंसर लिखें, 250 शब्दों में लिखें। आज का इंडेप्थ कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा हमारे जो अन्य कार्यक्रम हैं, इन न्यूज़, इन फोकस, स्टेट एटलस और PCS करंट अपडेट जो हमारे प्रोग्राम हैं उन्हें आप देखते रहिए। मिलते हैं अगले इंडेप्थ में, तब तक के लिए धन्यवाद।